हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक बाइट। ये जो प्योर सब्सटेंस का चैप्टर मैं जो अभी शुरू करने वाला हूँ, इससे पहले हम लोग एंट्रोपी, एक्सर्जी, इतना दूर तक थर्मोडायनेमिक्स का देख लिया था। तो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स हमें आता है। अभी ये जो चैप्टर है ये किस टॉपिक्स का बेस है? ये बेस बनाता है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आईसी इंजन और पावर प्लांट। ये तीन सब्जेक्ट में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे इधर एयर, नहीं तो कोई और वर्किंग फ्लूइड का, जैसे कि वेरियस टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट हो गया, या फिर कोई भी टाइप का गैसेस हो गया। यहाँ पर हमें इस ये सब का देखना होगा प्रॉपर्टी। यहीं से हम निकालेंगे सीओपी हो गया, फिर एफिशिएंसी, ये सब जो भी है ये सब हम यही यही सब गैसेस का निकालेंगे। तो वहां पर हमें इधर आइडियल गैस मान के एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन लेना है, नहीं तो हमें प्योर सब्सटेंस का प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करना आना चाहिए, नहीं तो हम सीओपी या फिर एफिशिएंसी जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो वही सब के लिए ये जो चैप्टर है प्योर सब्सटेंस, एयर के लिए नहीं, लेकिन ये जो वर्किंग फ्लूइड है ये सब के लिए प्योर सब्सटेंस का जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये जो चैप्टर है ये बेस बनाएगा। अभी प्रॉपर्टी हम नहीं देखेंगे, अभी हम देखेंगे इसका बेस। तो वहां पर क्या क्या बेस बनाने के लिए हमें क्या क्या जानना है? डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। इसके साथ साथ हम देखेंगे गैस कांस्टेंट्स कैसे बिहेव करता है, और उसके बाद देखेंगे मिक्सचर, गैस का मिक्सचर पे उसका पैरामीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। तो प्योर सब्सटेंस हमें, ये जो प्योर सब्सटेंस होगा, हम किसी भी गैस को या कोई भी सब्सटेंस को प्योर तभी बोल पाएंगे जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन है होमोजीनियस इन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन। तो ये कुछ नहीं है, कॉम्पोजिशन बताता है रेशियो, और एग्रीगेशन बोलता है बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में ये बात करता है जो केमिकल एग्रीगेशन है, और कॉम्पोजिशन बात करता है रेशियो के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पर दो कंटेनर ले रहा हूँ, इस कंटेनर में मैं क्या किया, वाटर मॉइस्चर मतलब H2O इन मॉइस्चर फॉर्म। ये कैसा रहता है? ये रहता है लिक्विड, और H2O इन वेपर फॉर्म, ये कैसा रहेगा? ये रहेगा गैस। एक कंटेनर में मैं ये लिया, और एक कंटेनर में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर H2 प्लस O रखूंगा, और यहाँ पर H2O, कोई कुछ भी मॉइस्चर हो चाहे गैस हो, मैं यहाँ पर गैस ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जब हम ये दोनों मतलब कंटेनर का, इसको कंटेनर 1 ले लेता हूँ, इसका कंटेनर 2 नाम रख लेता हूँ। तो कंटेनर 1 के लिए क्या होगा, ये यहाँ पर जो कंडीशन 1 है, 1 के लिए मैं लिखता हूँ रेशियो क्या है, रेशियो H इज टू O का यहाँ पर रेशियो है 2:1। कंटेनर 2 के लिए क्या होगा, कंटेनर 2 में भी अगर मैं कंडीशन 1 देखता हूँ तो यहाँ पर क्या देखूंगा, रेशियो H इज टू O, ये क्या हो जाएगा 2:1। तो ये जो दोनों कंटेनर है ये कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो H2O है, कंडीशन 2 अगर मैं देखने जाऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हमने 12th का केमिस्ट्री से ये हमने बहुत बार निकाला है। तो यहाँ पर इसका केमिकल एग्रीगेशन क्या है कि O का साथ दोनों H एडेड है, दोनों केस में, इस केस में भी, मॉइस्चर के केस में भी, वेपर के केस में भी। लेकिन यहाँ पर जब हम गैस का देखने जाएंगे तो यहाँ पर तो ये हमें सिंपली दिखेगा H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। लेकिन अगर मैं ये वाला टर्म, इसको, ये वाला जो है, ये जो मिक्सचर है, इसको मैं अगर देखूंगा तो H2 यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड H के तौर पे है, और O कैसा है, O बस ऐसे ही घूम रहा है। तो यहाँ पर जो मिक्सचर है ना, यहाँ पर H और O एक साथ मतलब
बॉन्डेड नहीं है, जो कि यहाँ पर था। तो ये जो कंटेनर 1 है, ये सैटिस्फाई कर रहा है कंडीशन 2, लेकिन ये जो है डजंट satisfies कंडीशन 2। तो ये जो कंटेनर 1 है, मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें मेरा प्योर सब्सटेंस है, प्रेजेंट। और ये जो कंटेनर है, यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो यहां पर मैं कंडीशन भी बता दिया और एक एग्जांपल भी यहां पर ले लिया, तो ताकि हमारा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब एकदम डेप्थ में आ जाए। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या है, आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है। तो आइडियल गैस का पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। आइडियल गैस हम वही सब गैस को कहेंगे जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो जो गैस को किसी सिस्टम में रखेंगे तो उस सिस्टम के अंदर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं रहेगा। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं रहेगा, इसका कंडीशन क्या है, ये तभी हम अटेन कर पाएंगे जब मेरा प्रेशर बहुत कम होगा और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा। तो मैं फिर से यहाँ पर क्या करूंगा, मैं फिर से यहाँ पर एक कंटेनर लूंगा और इसमें मैं आइडियल गैस भर दूंगा। तो इसका प्रेशर लो है और टेम्परेचर बहुत हाई है, इसका मतलब यही सजेस्ट कर रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। वॉल्यूम मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बहुत कम अमाउंट ऑफ गैस रहेगा। यहाँ पर 4-5 ही अगर डॉट रहा तो ये वो सेटिस्फाई करता है। और प्रेशर कम है मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कॉलिजन नहीं कर रहा है, तो कोई फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है। फोर्स जब दीवार पे, ये कंटेनर है, इसका जो दीवार है यहाँ पर अगर कोई फोर्स अगर जनरेट ही नहीं हुआ तो प्रेशर नेग्लिजिबल हो गया। तो मतलब यहाँ पर यही है कि आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर collision doesn't takes place, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नेग्लिजिबल डजंट टेक प्लेस। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर कॉलिजन तो होता ही है, कोई भी चीज है तो मतलब ये तो ब्राउनियन मोशन में घूमते रहता है, तो एक दूसरे के साथ टकराना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेग्लिजिबल है। अब ये जो आइडियल गैस है इसे हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। तो आइडियल गैस, इसका क्लासिफिकेशन जो है, एक है परफेक्ट और दूसरा है नॉन परफेक्ट। परफेक्ट गैसेस के लिए क्या होता है, परफेक्ट गैसेस के लिए सीपी, सीवी, गामा, आर, ये सब कांस्टेंट रहता है। और नॉन परफेक्ट के लिए क्या रहता है, सीपी, सीवी, गामा, आर, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बस याद रखना है कि नॉन परफेक्ट तभी बोलेंगे जब इसका जो सीपी, सीवी, गामा और आर का वेरिएशन सिर्फ टेम्परेचर के साथ होगा। अगर अगर मेरा सीपी, सीवी, गामा, आर ये फंक्शन हो जाए, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, तब हम इसको कहेंगे रियल गैस। एक्चुअल में यही होता है। एक्चुअल में जो हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कोई भी गैस हो, ये सब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, लेकिन ये सबको हम क्या करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ प्योर सब्सटेंस। अपना जो अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे, यहाँ पर हम ये सबको प्योर सब्सटेंस की तरह ट्रीट करेंगे, नहीं तो आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे। तब हमारा एनालिसिस जो है वो इजी हो जाएगा। क्यों इजी होगा, अभी दिखाता हूँ। आइडियल गैस का जो इक्वेशन है वो हमें पता है कि गेलुसाक, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, सबको कंबाइन करेंगे जब, तो ये आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, आर बार होगा यहाँ पर, नहीं तो ऐसे लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी।
ये दो इक्वेशन है। अब ये दो इक्वेशन कितना सिंपल है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया जब रियल गैस का एनालिसिस किया गया, और वो बनाया है वैन डार वाल। वैन डार वाल्स इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये हो गया मेरा वैन डार वाल्स इक्वेशन। अब ये हमारा जो एनालिसिस है वो इससे करना इजी रहेगा, ना कि इससे वैन डार वाल्स इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं फंसेंगे। ये क्यों? यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम का स्क्वायर भी है, तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का आएगा। तो हम रियल गैस से ट्रीट ही नहीं करेंगे, रियल गैस को हम प्योर सब्सटेंस मान लेंगे, नहीं तो आइडियल गैस मान लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने आइडियल गैस तो देख लिया, अब आइडियल गैस का मिक्सचर देखना है। क्यों? क्यों हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कितना भी हम रियल गैस से आइडियल गैस ट्रीट कर ले, लेकिन हमें अल्टीमेटली क्या पढ़ना है, हमें अल्टीमेटली एनालिसिस करना है एयर का। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, H2O, बाकी और भी इनर्ट गैसेस है, बहुत सारे गैसेस है। तो ये है क्या? ये एक्चुअल में है मिक्सचर। अब इसको पढ़ने से पहले हमें एक टूल चाहिए जिससे हम रिलेट कर पाएंगे सारा प्रॉपर्टी, और वो टूल है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ गैस ऑफ अ गैस इन अ पर्टिकुलर मिक्सचर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर। मान लेते हैं कि एक ये जो कंटेनर है, यहाँ पर N1 अमाउंट ऑफ वन गैस है, N2 अमाउंट ऑफ टू गैस है, N3 अमाउंट ऑफ थ्री गैस है, N4 अमाउंट ऑफ फोर गैस है, N अमाउंट ऑफ N नंबर ऑफ गैसेस इसमें प्रेजेंट है। तो मोल फ्रैक्शन यही बोलता है, मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं। वन गैस का मोल फ्रैक्शन होगा N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 प्लस N। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको हम टोटल करके सिंपल n लिख सकते हैं, N1 बाई n। ये है टोटल टोटल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर। मोल ऑफ गैस 1, और ये है टोटल मोल्स। तो ऐसे करके हम मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब हमने मोल फ्रैक्शन देख लिया, तो यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर लिख ही लेता हूँ, n इज इक्वल टू N1 प्लस, इसको बॉक्स कर देता हूँ पहले, N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 प्लस N। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। अब डाल्टन्स लॉ बता कर गए हैं कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये जो P है ये तो है टोटल प्रेशर, और ये जो स्मॉल p मैं लिख रहा हूं ये क्या है? ये है पार्शियल प्रेशर। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम अब आगे क्या करने वाले हैं। ये जो मोल फ्रैक्शन है इसके साथ मैं कुछ पार्शियल प्रेशर का रिलेशन निकालने वाला हूँ, ताकि हम कोई भी अगर मिक्सचर में मुझे टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दिया हुआ रहे तो हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकें। तो अभी हम लोग क्या किए हैं कि गैस को आइडियल गैस ट्रीट किए हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं P1 V इज इक्वल टू N1 R T, P2 V इज इक्वल टू N2 R T। यहाँ पर R बार नहीं है, ये सिंपल R है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। P3 V इज इक्वल टू N3 R T। ये तीनों को मैं अगर मतलब तीनों तीनों से यही, अब n नंबर ऑफ गैस अगर है यहाँ पर तो उसके लिए भी क्या होगा, Pn V इज इक्वल टू N N R T।
तो ये हो गया मेरा टोटल जितना भी गैसेस है वो सारा गैसेस का इक्वेशन। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरा और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये मेरा टोटल गैस का जो इक्वेशन है वो। तो यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब यहाँ से मैं पहला इक्वेशन लूंगा 1 नंबर, और इस इक्वेशन को मैं ट्रीट करूंगा 2 नंबर इक्वेशन का हिसाब से। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पी वन भी इज इक्वल टू एन वन आर टी, और इसको मैं डिवाइड करूंगा पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी। तो यहाँ पर v और v को कैंसिल कर दूंगा, आर आर कैंसिल, आर टी टी कैंसिल। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो P1 बाई P है ये इक्वल हो जाएगा N1 बाई N का। और N1 बाई N क्या है, यहाँ पर N1 बाई N है मेरा पार्शियल प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर नहीं, सॉरी, मोल फ्रैक्शन। तो ये इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ x1 से। तो x1 इज इक्वल टू P1 बाई P। तो यहाँ से मैं रिलेशन एस्टेब्लिश करूंगा P1 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई x1। मेरा रिलेशन यहाँ पर बन गया, यही हमें निकालना था। तो हमने मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस में ये जो पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर का रिलेशन है वो भी देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हम क्या देखेंगे, यहाँ पर मैं प्रेशर का तो देख लिया है, यहाँ पर देखेंगे आर सी पी सी वी। इसका मिक्सचर में हम कैसे मिक्सचर का हम इक्विवेलेंट सीपी, इक्विवेलेंट आर और इक्विवेलेंट सीवी, इक्विवेलेंट गामा भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले हमें आर क्या है, आर है ये देखना है, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या है, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। और अभी जो हमने दूसरा आर देखा था, आर बार, ये क्या है, ये है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो इसका भी मैं एक वैल्यू लिख देता हूं, एयर के लिए क्या होता है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब क्या करूंगा, अब मैं ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, ये दोनों के बीच में मैं रिलेशन डिफाइन करूंगा। तो हमने जो पहले जो आइडियल गैस का इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एम आर बार टी, ये देखा था। उसके साथ साथ देखा था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहां से अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं तो ये आ जाएगा एम आर बार इज इक्वल टू एन आर। यहाँ पर हमें मालूम है, पहले जो 12th का केमिस्ट्री हमने पढ़ा था वहां पर ये हमें मालूम था कि एम क्या होता है, एम होता है मास। तो मास को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एन मल्टीप्लाइड बाई एम, मतलब कितना मोल है उसके साथ मैं अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर उस गैस का अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें एम मिल जाता था। तो इसको यहाँ पर इस इक्वेशन में रिप्लेस करूंगा, कहाँ पर, इस एम के जगह पर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एन एम आर बार इज इक्वल टू एन आर। तो एन एन कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा कि आर बार कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ये हो जाएगा आर बाई एम। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन है जो हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। यहीं से एयर का जो है ना, ये एयर का जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ ये भी यहीं से है, दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आर की जगह पर मैं 8.314 डालता हूँ, और एम कितना है एयर के लिए, एयर के लिए एम होता है करीब 28 से 29 के आसपास। तो उसका जो वैल्यू आएगा ये आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, कुछ इसके आसपास ही आएगा। तो ये मैंने दोनों आर का बीच में जो रिलेशन है वो मैं यहाँ पर सेटअप कर चुका हूँ। अब क्या करेंगे, अब मैं सारा चीज का आर सी पी सी वी और गामा जो है ये सब का मैं इक्विवेलेंट क्वांटिटी निकालूंगा। मैं सिर्फ निकालूंगा आर का, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। वहां से सीपी सीवी गामा सारा
आप खुद ही डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट तो सेम है ना, आर का भी यूनिट है किलो जूल पर केजी केल्विन, सीपी का भी यूनिट होगा किलो जूल पर केजी केल्विन, सीवी का भी किलो जूल पर केजी केल्विन। यूनिट बैलेंस से आधा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले करता हूँ क्या, इक्विवेलेंट आर। इक्विवेलेंट आर हम कैसे निकालेंगे? तो हमारा इसके लिए हमें क्या देखना कि मेरा n नंबर ऑफ गैसेस है, तो P1 भी इज इक्वल टू M1 R T, P2 भी इज इक्वल टू M2 R T, P3 भी इज इक्वल टू M3 R T। ये सब को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस जितना भी मेरा टाइप का गैसेस है मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू M1। अब ये क्या है? ये है मेरा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पर मेरा R1 आएगा, R2 आएगा, R3 आएगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सबके लिए सेम है। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एयर के लिए अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो M है, M चेंज होता रहेगा हर एक सब्सटेंस के लिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3। इसको भी मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ और यहाँ पर T। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 ना लिख के नेक्स्ट स्लाइड में मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ। तो वो P1 P2 P3 इसको अगर हम टोटल करेंगे तो मेरा टोटल प्रेशर आ जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई V इजिकल टू ये क्या आ जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस मल्टीप्लाइड बाई T। और हम आइडियल गैस इक्वेशन से ये भी लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू M टोटल R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई T। तो यहाँ पर T को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस डॉट 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 कुछ भी आएगा, यहाँ पर नीचे सिर्फ रह जाएगा M। अब सिमिलरली मैं Cp के लिए ऐसे लिख सकता हूँ Cp इक्विवेलेंट इज इक्वल टू M1 Cp प्लस M2 Cp Cp1 M2 Cp2 प्लस M3 Cp3 डिवाइडेड बाई M। Cv के लिए मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ M1 Cv1 प्लस M2 Cv2 प्लस M3 Cv3 प्लस डिवाइडेड बाई M। अब गामा के लिए गामा का जो इक्वेशन होगा, गामा के लिए हमें अब M1 गामा 1 M2 गामा 2 ऐसे नहीं लिखना है। गामा का इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो गामा के लिए लिखेंगे Cp इक्विवेलेंट है भाई Cv इक्विवेलेंट। तो ये आ जाएगा गामा का इक्वेशन, गामा मतलब इक्विवेलेंट गामा। तो इक्विवेलेंट गामा निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा Cp, फिर निकालना पड़ेगा Cv और वहां से हम निकाल लेंगे। तो ये जो इक्वेशन है, जो जितना भी मैं डिराइव किया हूँ, यहाँ से आपको ये जो पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल नहीं भी आएगा तो आरएसी थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल नहीं आएगा तब भी आपका आरएसी आईसी इंजन पावर प्लांट कहीं ना कहीं ये सब काम आ जाएगा। तो ये सबको जो आपका रजिस्टर है, कॉपी है, वहां पर लिख लें और इसको पढ़ते रहें। ये लेक्चर इतना ही दूर तक, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। अभी तक कांस्टेंट से खेल रहे थे, अब प्रॉपर्टी से खेलेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।